स्पीच थेरेपी मीन्स बोलना नहीं होता है, स्पीच थेरेपी का मीन्स होता है समझकर बोलना। 3 से 5 ऐसे मुख्य संकेत बताएं जिनको देख करके तुरंत बच्चे को एक एग्जामिनेशन की तरफ लेके बढ़ना चाहिए। स्पीच का डेवलपमेंट क्या होता है, स्पीच का प्रॉब्लम क्या है और स्पीच का ट्रीटमेंट कैसे होगा। कि सर मेरा बच्चा बोलता नहीं है, क्लिनिकली इसका क्या मतलब है? नॉर्मल डेवलपमेंट 1 साल में बच्चे को मम्मी पापा बोलना है। जन्म के समय बच्चे का बर्थ क्राई उसका फर्स्ट स्पीच है। बच्चा है तब स्पेशल बच्चा है। पेरेंट्स पहले सोच लेते हैं ये तो स्पेशल है, कुछ नहीं कर सकता। 3 शब्द मेरे जहन में आ रहा है, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली राइट। तो इन तीनों में सर क्या डिफरेंस है? मदर से बड़ा स्पीच थेरेपिस्ट एक बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता है। वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ डिकोडिंग ऑटिज्म। एक ऐसा विषय है जो ऑटिज्म और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम स्पीच कहते हैं। ये आज प्रोबेबली बहुत सारे घरों में एक चर्चा का विषय है। बच्चे बोलने में समय लेते हैं, देर से बोलते हैं, और क्या इसका पूरा आयाम होता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आज स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका पारंपरिक तौर पे वेलकम करना चाहूँगा, और ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट हैं संजय कुमार। मैंने सोचा था कि सर मैं आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रॉम्प्टू बोलूँगा, पर जब आपके काम और आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस को मैंने समेटना शुरू किया, जब हमारी टीम बैठ के इस पर काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसे कागज पर लिख लिया। संजय सर इज इंडियाज top specialist in speech and language pathology. He specializes in neurodevelopmental disorders. He is a DMR, BASLP, BEd in special education and hearing impairment. He is a PGPC ID and a MA in education. 25 सालों का सर का अपना अनुभव है, and he is an ex-consultant Medanta Medicity Gurgaon NCR, and currently also he is a visiting consultant at Fortis New Delhi and a visiting expert at RCI। स्पीच एक ऐसा चीज है जो हम सबके लिए बहुत ही कॉमन है। हम सब बातचीत में आपसे भी बात कर रहा हूँ, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जी। कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवार हैं जो इससे इम्पैक्टेड हो जाते हैं, और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं इसमें एक ये उम्मीद रखता है कि उसे एक सही दिशा निर्देश मिले, गाइडेंस मिले, कि अगर कहीं भगवान न करे मगर कोई समस्या ऐसी आती है तो वो कहाँ से शुरुआत करे। तो आज के कॉन्वर्सेशन का शुरुआत ही मैं सर इस चीज से करना चाहूंगा कि ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं जब किसी बच्चे को देखते हैं। हम भी बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, आप 25 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। किसी भी परिवार में जब इस तरह की समस्या होती है कि जब बच्चा कोई थोड़ा देर से बोलना शुरू कर रहा है, या उनके माता पिता को कोई बगल वाले ही बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे में थोड़ा स्पीच को लेके एक दिक्कत है, तो स्पीच शब्द हमारे जहन में अचानक से आ जाता है, और एक रिकमेंडेशन, सोशल रिकमेंडेशन आता है कि बच्चे को स्पीच थेरेपी कराएं। तो स्पीच थेरेपी है क्या, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम सभी लोगों को, पूरे पॉपुलेशन को जानना चाहिए। स्पीच थेरेपी के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि स्पीच थेरेपी मीन्स होता है बोलना। स्पीच थेरेपी मीन्स बोलना नहीं होता है। स्पीच थेरेपी का मीन्स होता है समझकर बोलना। जो स्पीच आज से 30 साल पहले जो साइंस उतना डेवलप नहीं था तो स्पीच थेरेपिस्ट बोला जाता है, लेकिन हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आशा अमेरिकन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन, WHO ईसा इंडियन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन के द्वारा इस पर जब रिसर्च किया गया, उस रिसर्च में पाया गया कि स्पीच थेरेपी एक शब्द है, लेकिन उससे एडवांस जिसमें हम नए रिसर्चेज, नए टेक्नोलॉजी, नए साइंस का हम स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बाद इसकी जो डिजिनेशन को चेंज किया गया। एक्चुअली जो अभी वो हमारा जो चेंजेज है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, करेक्ट वर्ड जो अभी, लेकिन अभी भी कुछ हमारे पॉपुलेशन में स्पीच थेरेपिस्ट से ही लोग इसको जानते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपी मीन्स होगा सिर्फ बोलना नहीं। स्पीच थेरेपी में होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से हम, स्पीच थेरेपी इज बेसिकली पार्ट ऑफ द साइंस, ये खुद में एक विज्ञान है, ये ब्रांच ऑफ द साइंस। और साइंस के अंदर हम स्पीच थेरेपी को 3 कैटेगरी में हम बांट करके हम उसको एक
पुनर्गठन करके हम एक अम्ब्रेला के रूप में स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी देते हैं, ओके। जिसमें हम उसकी डेवलपमेंट, हम्म। हम उसका जो स्पीच का डेवलपमेंट क्या होता है, स्पीच का प्रॉब्लम क्या है, जी। और स्पीच का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एब्सोल्युटली। ये तीनों हम नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट, अब नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट, उसका जो स्पीच का सीक्वेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस एंड लास्ट में ट्रीटमेंट, हम जो ये करते हैं ये पार्ट ऑफ द स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ओके। तो इसमें से सर एक और पार्ट है, ये स्पीच थेरेपी है। अब स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? स्पीच एंड पैथोलॉजिस्ट जो कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट व्यक्ति को, बच्चे को, जो असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करता है और उसको कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करता है, वही इंसान स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। सवाल हमारा यह है कि जैसे अक्सर हम परिवार के बीच में आते हैं, एक शब्द हमें या एक सेंटेंस ऐसा सुनाई देता है पेरेंट्स के बीच में जिनके यहाँ ये दिक्कतें हैं कि सर मेरा बच्चा बोलता नहीं है। क्लिनिकली इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है तो क्लिनिकली एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं उस बच्चे में नॉर्मल जो हमारा डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल जो माइलस्टोन है, उस माइलस्टोन से बच्चा किसी न किसी कारण से उस माइलस्टोन को अचीव नहीं करता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही बच्चा बर्थ क्राई करता है, फर्स्ट स्टेप इन स्पीच डेवलपमेंट। अगर बच्चा का जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ने के साथ बच्चा अपने माइलस्टोन को अचीव नहीं करता है, यानी कि अगर 1 साल का बच्चा है, वो हो सकता है डिफरेंशियल क्राई नहीं करता है, बबलिंग बा नहीं करता है, इक्वलिलिया नहीं करता है, यानी कि अपनी उम्र से वह बच्चा पीछे चलता है। जबकि नॉर्मल डेवलपमेंट 1 साल में बच्चे को मम्मी पापा बोलना है, लेकिन अब वो क्यों नहीं बोल रहा, ये आपका सर क्वेश्चन है। इसमें जेनेटिक कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, मेडिकल कारण हो सकता है। उस कारण को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे में डिले स्पीच क्यों है। सर अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, माइलस्टोन। जी। तो आम भाषा में माइलस्टोन शब्द का मैं क्या मायने समझूं एज अ पेरेंट? जैसे मैं आपसे जब बातें कर रहा हूं तो मुझे ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। जी। क्या मायने रखता है मेरे बच्चे के लिए ये माइलस्टोन, और कैसे हम इसको समझ पाएंगे एज ए पेरेंट्स कि बच्चे का माइलस्टोन क्या होना चाहिए, क्या है? ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नया है। हाँ, देखिए, माइलस्टोन एक ऐसा शब्द है कि जिस तरीके से हर जीवन का, हर व्यक्ति का फिजिकल माइलस्टोन होता है, कॉग्निटिव माइलस्टोन होता है, उसी तरीके से हमारा स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट का माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन मीन्स कि जन्म से लेकर के 6 साल तक के कौन सा उम्र में बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें से जन्म के समय बच्चा सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है, वो बच्चा जन्म लेने के साथ बर्थ क्राई करता है, यानी रोता है, यानी कि ये जन्म के समय बर्थ क्राई जिसको बोलते हैं एज ए बर्थ टाइम। सो मैं ये आपको रोक इसलिए रहा हूं सर कि अगर मैं ये कहूं कि जन्म के समय बच्चे का बर्थ क्राई उसका फर्स्ट स्पीच है जी, यस, और बर्थ के समय उस बच्चे में ये बर्थ क्राई होना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। और अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा सा सचेत जाना चाहिए। यस, 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 वहीं से हमारा इंटरवेंशन स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, सेकेंड स्टेप है सर कि 1 से लेकर के 3 महीने के बीच में डिफरेंशियल क्राई होता है। डिफरेंशियल क्राई मीन्स कि बच्चा सुसु कर रहा है तो अलग रोएगा, बच्चे को भूख लग रहा है तो अलग रोएगा। उस बच्चा अगर खुश है, मदर का फीड ले रहा है, तो अगर बच्चा अभी सो मेनी मदर्स बच्चे को फीड करा रही है इस पोजीशन में और फोन में बात कर रही है, बच्चा पूरा फीड लेकर के वो फुल हो गया, फिर भी मदर इसी पोजीशन में ली हुई है, तो चाइल्ड कैन वो अपने मुंह को ओट्स नेपल से बाहर कर लेता है। तो अलग अलग डिफरेंशियल क्राई अलग अलग होता है। जिसे बच्चा को सपोज दैट पेट में दर्द है, वो बच्चा रोएगा। अगर बच्चा सुसुक डायपर गीला कर दिया है, इस तरीके से डिफरेंशियल क्राई अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को रोने से वो कम्युनिकेशन करता है। सेकेंड स्टेप।
ओके, अभी आपने सर जब ये शब्द बोला कम्युनिकेशन, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा आपसे ये भी पूछ चलूं आगे बढ़ने के पहले कि 3 शब्द मेरे जहन में आ रहा है, जी, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली राइट। तो इन तीनों में सर क्या डिफरेंस है? हाँ, तो इसमें सर देखिए, स्पीच जो है, सबसे पहले मैं स्पीच को बोलता हूँ, स्पीच इज ए वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो करते हैं, उसका मौखिक तरीका है। बोल करके जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और वो वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द स्पीच मैकेनिज्म, लंग्स, वोकल कॉर्ड, टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट से। मैंने कोई बच्चा बोला पा पा, तो विदाउट लंग्स, विदाउट वोकल कॉर्ड, विदाउट स्पीच मैकेनिज्म, लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट, ही कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट स्पीक। तो सबसे पहले स्पीच इज ए वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मौखिक तरीका। ओके, तो अगर कोई बच्चा, भगवान ना करें कि सर उसका स्पीच नहीं डेवलप है, तो क्या बावजूद उसके वो कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ, विदाउट स्पीच कम्युनिकेशन कर सकता है। मैं सारे जनमानस को, सभी लोगों को, सारे पेरेंट्स को मैं संदेश देना चाहता हूं इस स्टूडियो के माध्यम से जी, कि अगर कोई बच्चा स्पीच नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है। पूरे पॉपुलेशन का इंटीग्रल पार्ट ऑफ पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, रिसर्च की बात करता हूं, तो 65% हम जो कम्युनिकेशन करते हैं नॉन वर्बल करते हैं। 35% ही हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं स्पीच के माध्यम से। जैसे कि आप अभी सर कर सिर को हिला रहे हैं, मेरी बात से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हम 65% विदाउट स्पीच हम कम्युनिकेशन करते हैं। 35% ही हम कम्युनिकेशन स्पीच के माध्यम से करते हैं। लेकिन हमारा सोसाइटी का डिमांड है कि बच्चा अनेबल टू से, अरे बच्चा नहीं बोल रहा है, हम बोल कर करें। क्या ऑटिज्म के बच्चे को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, होना है या नहीं भी हो सकता है? हाँ, देखिए, जो ऑटिज्म शब्द बना उसमें से मेजर 3 इश्यूज है। सबसे पहला जो है कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं, तो अगर 3 में से एक किसी हमको हटा देंगे तो ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो ये 3 लाइनों को मिला करके हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला कम्युनिकेशन है, दूसरा हमारा बिहेवियर है और तीसरा है सोशल। ये 3 मिलकर के ही ऑटिज्म बना है। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कम्युनिकेशन ऑटिज्म बच्चे में इफेक्ट होता है। अब सर का करना है क्यों इफेक्ट होता है जी, शायद यही क्वेश्चन। हाँ, मतलब क्या ऑटिज्म के बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम होता है? हाँ, या होना है या नहीं भी हो सकता है? तो हमारा रिसर्च है पूरे वर्ल्ड का, WHO का, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आशा का, अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन का, इंडिया में भी हमारा RCI है, इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है, बहुत सारे रिसर्च हैं। उसमें देखा गया कि 70% जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन नॉन वर्बल करते हैं। और 30% ही जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म बच्चे, वो स्पीच के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऑटिज्म शब्द जो है कम्युनिकेशन इफेक्ट है, तो 90% बच्चे में अगर ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ है तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता ही होता है, और 70% में स्पीच का प्रॉब्लम होता ही होता है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कम्युनिकेशन माइलस्टोन को कैसे समझें एज ए पेरेंट? क्योंकि जब मैं, अभी आपने बताया कि बच्चे का फर्स्ट स्पीच उसका बर्थ क्राई होता है और बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, तो एज ए पेरेंट मुझे ये टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को किस उम्र में क्या देखता रहूं ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे का स्पीच ग्रोथ एक सही दिशा में जा रहा है। तो हम कैसे इस कम्युनिकेशन माइलस्टोन को पहचानेंगे अलग अलग उम्र के पड़ाव पे, ये आप थोड़ा सा हमें बताएं। जो स्पीच माइलस्टोन है, ये हर पेरेंट्स को, हर माताओं को, हर मदर्स को जानना जरूरी है कि बच्चा जन्म लेने से लेकर के 6 साल तक का जो हमारा माइलस्टोन होता है, वो किस किस अवधि में कब कब बच्चा क्या क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल माइलस्टोन। जी, अगर ये जानेंगे तो एक मदर खुद
स्पीच थेरेपिस्ट बन करके, वो स्पीच थेरेपिस्ट दूसरे बच्चे के लिए नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए खुद स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा उनके साथ रहता है। तो हर माइलस्टोन को ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा बच्चा माइलस्टोन को सही समय पर सही अचीव कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले पेरेंट्स, हर पेरेंट्स को, मदर को खास करके ध्यान देना है कि जो नॉर्मल माइलस्टोन है वो बच्चा अचीव कर रहा है कि नहीं। उसमें से मैं अभी थोड़ा बताता हूं कि बच्चा, जैसा कि मैंने प्रीवियस में मैं थोड़ा बताया कि बच्चा जन्म लेने के समय बर्थ क्राई करता है, उसके बाद 2 से 3 महीने तक बच्चा डिफरेंशियल क्राई करता है, 3 महीने से लेकर के 4 महीने तक बच्चा कूइंग करता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुंजन ध्वनि। बच्चा इस तरीके से अपने वोकल कोड को स्टिमुलेट करता है। ग ग ग ग ग ग ग ग। सो मेनी ग्रैंड मदर बोलती है, अरे देखो क्या बोल रहा है बच्चा, हाँ कुछ आवाज निकाल रहा है। तो देखिए जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनमें देखिएगा उनके चेहरा पर, वो ये बच्चा जब आवाज निकालता है कोइंग, उसी समय से उनके फेस पर देखिएगा बहुत खिला खिला, रे बच्चा देखो बोल रहा है। वो एक सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो कोइंग होता है 3 से 4 महीना। 4 से लेकर के 6 महीना 7 महीना के बीच में जब वोकल कोड स्टिमुलेट हो जाता है, फिर यहाँ पर हमारा आता है लिप्स में, जो हम लोग बबलिंग साउंड बोलते हैं, ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब। वो बच्चा क्या करता है, अपने दोनों लिप्स को टच करके ब्रेन के स्पीच एरिया को स्टिमुलेट करता है, और इस साउंड को सुनकर, कान के द्वारा सुन करके ऑडिटरी फीडबैक जाता है, और इसको बार बार वो दोहराता है, और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जस्ट लाइक प्रोड्यूसिंग द साउंड स्टिमुलेटिंग द ब्रेन एंड ऑडिटरी एरिया। तो ये हमारा इसको बोलते हैं बबलिंग साउंड। बबलिंग, जो बबलिंग मीन्स की ओठों के, दोनों ओठों के द्वारा जो निकाली गई ध्वनि। उसके बाद फिर बच्चा क्या करता है कि बच्चा इकोलेलिया करता है। 7 से लेकर के 8 महीना 9 महीना के बीच में इको साउंड निकालता है। मदर बच्चे को हाथ में लेती है, मदर बोलती है बा 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 बा, चाइल्ड कैन से बा 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 बा। मम्मी को आवाज को वो दोहराता, इको करता है बार बार, फिर वो बच्चा मम्मी नहीं वे इको करने लगता है। तो डिफरेंस है बबलिंग और इकोलेलिया में। वो ग ग ग ग भी कर सकता है, नॉट ओनली लिप्स बाइलेबियल साउंड यूज। उसके बाद जैसे ही बच्चा 8 से 10 महीने के बीच में जार्गन साउंड निकालता है। जार्गन साउंड मीन्स की वो वोकल कोड के ज्यादा स्टिमुलेट करके बा ग म जोर जोर से आवाज निकालना, तो वो अपना जार्गन साउंड उसको हम बोलते हैं। वो 8 to 10 मंथ होता है। जैसे ही 10 मंथ बच्चा क्रॉस करता है, फिर बच्चा 10 to 12 मंथ बच्चा मीनिंगफुल साउंड, उसमें देखा जाता है कि बच्चा को इन्वायरमेंट कैसा मिला, गुड मॉडल ऑफ स्पीच मॉडल। बच्चे के साथ अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ज्वाइंट फैमिली है, बच्चे के साथ ज्यादा लोग बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट में रहता है, तो बच्चा जल्दी सीख करके फर्स्ट जो वर्ड होता है पापा या मामा या बाबा, सबसे पहले वो बच्चा बोलता है पापा या बाबा या मामा। वो मीनिंगफुल होता है। और जो 12 महीने, 10 से 12 महीने यानी 1 साल के बीच, यानी कि जन्म से लेकर के, बर्थ क्राई से लेकर के जो 1 ईयर तक का डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्री स्पीच डेवलपमेंट। यानी स्पीच होता है लेकिन इसका मीनिंग उतना नहीं है। स्पीच है, इसको हम बोलते हैं प्री स्पीच डेवलपमेंट। जैसे ही बच्चा 1 साल से बढ़ता है, तब उसमें मीनिंग कॉन्टेक्स्ट आने लगते हैं कि मम्मी को मम्मी बोलना, पापा को पापा बोलना, दादा को दादा बोलना। तो ये सब चीजें, जैसे ही बच्चा 1 से 1.5 साल जब हो जाता है, तो बच्चे में 25 वोकैबुलरी आ जाते हैं, यानी शब्दों की संख्या। जो अब जिसे मम्मी पापा, मम्मी हो गया, पापा हो गया, बाबा हो गया, मम हो गया। बच्चा पानी नहीं बोलते हैं शुरू में, मम 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 बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 1.5 साल में बच्चे, उनके पास नंबर ऑफ वोकैबुलरी 25 हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा 1.5 साल यानी कि 18 मंथ, 12 to 18 मंथ, जिसको 1.5 साल हम बोलते हैं, 1.5 ईयर में ये होता है। उसका 1.5 ईयर टू 2 ईयर यानी 18 मंथ to 24 मंथ में बच्चे के पास वोकैबुलरी
100 150 हो जाता है, 150 के आसपास हो जाता है। किसी किसी को अगर अच्छा स्टिमुलेशन है, गुड इन्वायरमेंट है, 200 भी वोकैबुलरी, मिनिमम 1 से 150 वोकैबुलरी उसके पास होना चाहिए 2 ईयर में, जिसमें सुसु, पोटी, मम, ये सब चीजें, पापा, दीदी, मीनिंगफुल होना चाहिए। नॉट फॉर कि वो बोल रहा है पापा को भी मम्मी बोल रहा है, भैया को भी पापा बोल रहा है, नॉट डेवलपमेंट। वो स्पीच है लेकिन लैंग्वेज नहीं। तो सर मैं आपकी बात को अगर यहाँ पे थोड़ा सा रोकूं कि अगर मम्मी को देख करके वो पापा बोल रहा है, या खेलने जाने के लिए वो बाथरूम की तरफ जा रहा है, या कोई ऐसा मिसमैच है, हाँ। तो मुझे क्या समझना चाहिए एज ए पेरेंट? ये क्या इशारा कर रहा है बच्चे के बारे में? तो बच्चे में ये इशारा कर रहा है कि स्पीच साउंड है, आवाज है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है। तो क्या ये ऑटिज्म है? और ऑटिज्म, पहले तो ये हमको देखना है कि अगर विदाउट लैंग्वेज स्पीच नहीं होता है, अगर बिना हम मीनिंग का बोले, सपोज दैट मेरे पास पानी है और पानी, इसको हम दूध बोल रहे हैं, इसका मतलब स्पीच है, आवाज है, लेकिन मीनिंगफुल स्पीच नहीं है, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ऑटिज्म बच्चा कर रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन इफेक्ट है बच्चे में, स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन का उसको प्रॉब्लम है। ओके, तो देर से बोलना क्या ऑटिज्म का निशानी है, या देर से बोलना नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है और ऑटिज्म की भी निशानी हो सकती है? देखिए सर, डिले स्पीच, देर से बोलना, बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है, बहुत सारे डेवलपमेंटल, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, अप्रेक्सिया है, डिसार्थिया, बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें हमारा स्पीच डिले होता है। तो सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चे को ही नहीं स्पीच में डिले होता है, कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसके कारण बहुत लोगों को स्पीच डिले होता है। उसमें से एक ऑटिज्म भी एक ऐसी चीज है जी, ऑटिज्म वाले बच्चे को भी स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पाया जाता है। तो सर मुझे आप 3 से 5 ऐसे मेन मुख्य संकेत बताएं जिनको देख करके मुझे थोड़ा चिंतित होकर के और तुरंत बच्चे को एक एग्जामिनेशन की तरफ लेके बढ़ना चाहिए। खास करके स्पीच से संबंधित ऐसी क्या चीजें होंगी जो मुझे देख करके थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और उसको इवैल्यूएशन की तरफ डालने के लिए सोचना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखिए सर, इसमें है हमारा कि हमारा जो भगवान एक मनुष्य का संरचना किए हैं, इसमें सबसे पहले हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और वो ज्ञान इंद्रियां में ऑटिज्म बच्चे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण जो पहला स्टेप हम देखते हैं कि बच्चे को नेम कॉल हम करते हैं, तो बच्चा ही कैन सी कैन नॉट रिस्पॉन्ड। वो अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि बच्चा सुन रहा है लेकिन सुनकर समझ नहीं रहा है। दूसरा, जब हम बच्चे को हम किसी को बोलते हैं, बोलो पापा, बोलो आम, घर में नेचुरल चीजें, ये ऑटिज्म बच्चे के साथ नहीं, नॉर्मल बच्चे को साथ किया जाता है कि बाबू देखो पापा आ गए, मम्मी आ गए। तो पापा को देखेगा नहीं, पापा शब्द सुन रहा है लेकिन सुनकर वो इमिटेट, मम्मी बोलती देखो पापा आ गए, बोलो पापा, तो बच्चा इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड सुन रहा है लेकिन सुनकर इमिटेट नहीं कर रहा है। तो दूसरा है कि वो उसका जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, ही कैन हेयर बट ही कैन नॉट लिसन। दूसरा, तीसरा है बच्चे में इमिटेशन स्किल पुअर होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज हम देखेंगे कि सपोज दैट यहाँ एक पौधा है, तो पौधा का कलर हरा है, हम देख करके कंसंट्रेट करेंगे तभी तो हम समझेंगे, बोलेंगे। तीसरा चीज। चौथा चीज है कि बच्चे जब उनका प्रोसेसिंग स्किल, जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग होता है, वो कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं होता है। चैनलाइज की हमारा जो वर्निक एरिया है, ब्रोकाज एरिया है और मोटर एरिया और स्पीच में, ये तीनों एरिया में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण भी वो बच्चे सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। और पांचवा चीजें हैं, सोशलाइज नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वातावरण में सीखते हैं,
बहुत सारी चीजें हमको बिठा करके सिखाया नहीं जाता है। हम वातावरण में सीख रहे हैं, मम्मी बेटा पानी पी लो, सुनते सुनते मम्मी एक दिन बच्चा बोलता है मम्मा पानी। तो वो सोशल पुअर है, पीयर इंटरेक्शन नहीं है, मदर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, अपने आप में बच्चा खोया रहता है। तो जिसके कारण बच्चा का जो अर्ली लर्निंग कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से बच्चा में स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। एक और रिलेटेड सवाल सर, जैसे कुछ हम भी बहुत सारे पेरेंट्स से जब मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, हमें ये लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जी। अब इसको ऑटिज्म मान के बहुत सारे पेरेंट आ जाते हैं ऑटिज्म के सेंटर पे, और वो ऑटिज्म के इलाज की तरफ भी बढ़ जाते हैं जी। बाद में एक डायग्नोसिस निकल के आती है कि बच्चे को शायद हियरिंग का प्रॉब्लम था या हियरिंग की इशू थी, तो बच्चे को आवाज जा ही नहीं रही थी और हम उसको ऑटिज्म समझ बैठे थे। क्या ऐसी भी संभावना बनती है? हाँ, देखिए आज के डेट में जब बच्चा जन्म लेता है, आज हमारे इंडिया में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया कि हम जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हेयरिंग टेस्ट किया जाता है अभी भी, लेकिन बहुत सारे जगह पे नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं बीओई बोलते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशनल ओडोमेट्री और पीडियाट्रिक ओडोमेट्री बोलते हैं, जिसमें हम कान में हम उसको टेस्ट करते हैं, ईयर टेस्ट करते हैं, जिसमें पास और फेल होता है कि बच्चा पास मीन्स कि सुन रहा है, फेल मीन्स नहीं सुन रहा है। उसके बाद हम फिर उसको डायग्नोस्टिक ऑडोमेट्री की तरफ, अगर जो बच्चा फेल है उसको आगे हम प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। तो बेसिकली है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड प्रॉपर जो हमारा डायग्नोसिस होना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो सिर्फ ऑटिज्म नहीं है ऐसा नहीं है, हो सकता है हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकता है। करेक्ट। तो उसके लिए 2 टेस्ट होता है, फॉर्मल टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट और फॉर्मल टेस्ट। तो बच्चे को टेस्ट जरूर कराना चाहिए, हेयरिंग टेस्ट, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस, विदाउट डायग्नोसिस नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट सर। अगर ट्रीटमेंट, अगर सही डायग्नोसिस नहीं होगा तो सही ट्रीटमेंट नहीं होगा। आया था बच्चा ऑटिज्म लेकर के, बच्चे को हेयरिंग इंपेयरमेंट बिकॉज ऑफ कि प्रॉपर उसका हेयरिंग टेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर हेयरिंग डायग्नोसिस नहीं हुआ, प्रॉपर हेयरिंग एड फिटिंग नहीं हुआ, प्रॉपर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी नहीं हुआ, स्पीच थेरेपी नहीं हुआ, जिसके कारण बच्चा उसको थेरेपी क्या मिलना था और उसको थेरेपी का मोडिलिटी अलग मिल रहा है। करेक्ट। तो ये बताएं सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे हम ऐसे मिलते हैं जो चीजों को समझ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं जी। क्या ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने और ऐसा क्यों होता है? हाँ, अब देखते हैं, जब हम स्पीच लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू लैंग्वेज और इंटरलिंक्ड 3 कंपोनेंट्स जो हमारा है, स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। तो विदाउट लैंग्वेज नॉट कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो वहां पर 2 शब्द आती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज इन द सेंस अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, कि इस वस्तु को मैंने जाना ये फैन है, तो फैन क्या है, फैन में 3-4 पंखे लगे हुए हैं, वो चल रहे हैं, हवा दे रहा है, तो उसके बारे में जो जानना, यानी कि वो आर्बिट्री सिंबल है, जो हम ही नहीं बोलेंगे 4 डंडे वाला, बिजली से चलने वाला, हवा देने वाला। फैन जो शब्द है उसका जो एक मीनिंग होता है, आर्बिट्री सिंबल है, वो पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज, और उसको बारे में जो बताना, हवा कहां से आ रही है, तो फैन से, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो विदाउट लैंग्वेज, पहले भी मैं बोला नॉट स्पीच, अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन था कि बच्चा समझ रहा है लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा। तो इसका मीनिंग में है सर कि हमारा ब्रेन में जो एरिया है, वर्निक एरिया है, जो रिसेप्टिव लैंग्वेज का काम करता है, ब्रोकाज एरिया है जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का काम करता है। तो वर्निक एरिया जो है वो स्टिमुलेट हुआ, उसमें जा रहा है, लेकिन और ब्रोकाज एरिया कहता है कि तुम बोलो फैन, लेकिन वहां पर बीच में मोटर एरिया होता है, वो कहता है मूव करो फैन, वोकल को, यहाँ लंग से हवा आया, यहाँ आवाज निकला, फ शब्द बोला। तो जो ये प्रक्रिया, ये तीनों में डिसकोऑर्डिनेशन होता है, वर्निक एरिया, ब्रोकाज एरिया और मोटर एरिया में, जिसके कारण
हमारा अब उसमें देखना हर बच्चे का अलग अलग लेवल है सर। जिसका अगर वर्निक एरिया अगर सही होगा तो रिसेप्टिव लैंग्वेज वो समझ में तेज होगा, जिसका ब्रोकाज एरिया सही होगा तो समझ करके वो बोलने में जल्दी होगा। तो ब्रेन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो है वहां पर कितना इफेक्ट है उस पर निर्भर करता है, और इन्वायरमेंटली उसको हम कितना स्टिमुलेट करते हैं उस पर। लेकिन अक्सर देखा जाता है, नॉर्मल भी हमारा है कि सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज आता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। ओके, एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, एप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया, हाँ। तो ये एप्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया सर एक ऐसा शब्द है जिसमें हमारा बॉडी मूवमेंट सही होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैं प्रीवियस में बोला कि जो हमारा स्पीच का एरिया है वो हमारा स्पीच मैकेनिज्म तक डिसकोऑर्डिनेट होता है, प्रॉपर चैनलाइज नहीं होता है। हम समझ भी रहे हैं लेकिन ही कैन नॉट एक्सप्रेस वो कोऑर्डिनेशन जो मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया में और कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसके वजह से हमारा ये सब जो हमारा फाइन मोटर ग्रॉस मोटर में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्पीच का जो एरिया है वहां पर डिसकोऑर्डिनेशन है, जिसके वजह से अप्रोप्रिएट हम साउंड प्रोडक्शन, वर्ड प्रोडक्शन, सेंटेंस प्रोडक्शन, एक पैराग्राफ को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो ये एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच अगर मैं बोलूं तो क्या ये ऑटिज्म में कॉमन है? सर देखिए, कुछ बच्चे में एक कॉमन तो है, लेकिन कुछ बच्चे में माइल्ड होता है, कुछ बच्चे में नहीं भी होता है, लेकिन ज्यादातर में देखा जाता है कि ये समस्या आती है। नॉन स्पीकिंग बच्चे हुए, वो स्पीच उनका डेवलप नहीं है, उनको बोलने की समस्या है जी। क्या इसका मैं ये मतलब निकालूं कि ये वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, या ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं? देखिए, ऑटिज्म बच्चे का जो IQ, जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 25 ईयर का सर जी, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चे देखा, उसमें से ऑटिज्म बच्चे 90% ऑटिज्म बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं। ऑटिज्म बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होते हैं। ऑटिज्म बच्चे का जो लर्निंग कैपेसिटी है, कॉग्निटिव है, बहुत अच्छा होता है सर। तो ये गलत भ्रांतियां हैं कि ऑटिज्म बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, कॉग्निशन समझता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत कुछ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कुछ बच्चे हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी जो 3 कंपोनेंट्स है, कम्युनिकेशन, स्पीच, बिहेवियर और सोशल, वो इफेक्ट करता है एक्सप्रेशन को। अब जिसके वजह से बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे को स्पीच का इश्यू है, ऑटिज्म से संबंधित है, क्या मेरा बच्चा आगे बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा? जितने भी पेरेंट्स आते हैं सारे पेरेंट्स का यही होता है। अभी मैं कुछ देर पहले मैं एक पेरेंट से मिला, क्या सर मेरा बच्चा कब बोलना ठीक हो जाएगा ने? तो पेरेंट्स आपने क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपने किया है कि क्या मेरा बच्चा करेक्ट कभी बोल पाएगा? तो इसमें सर दिखाना है सबसे पहले उस बच्चे का ईयरली आइडेंटिफिकेशन कब हुआ, ईयरली इंटरवेंशन कब हुआ, इंटेंसिव स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी क्या हुआ, कितना हुआ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, हमारा सिबलिंग और फैमिली और पीयर इंटरेक्शन बच्चे का कितना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कितना है। अगर ये 5 चीजें अगर अच्छा रहेगा, और बच्चे का ऑटिज्म का डिग्री कितना है कि बच्चे मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड है, प्रोफाउंड कैटेगरी का, हाई फंक्शन ऑटिज्म है, अगर वो सब देख करके अगर किया जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल की तरह बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्पीच में समस्या अभी भी है, बड़े भी हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड पर निर्भर करता है, ईयरली आइडेंटिफिकेशन, ईयरली इंटरवेंशन पर निर्भर करता है, पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। जितना जल्दी आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे और गुड मोडलिटी ऑफ स्पीच लैंग्वेज थेरेपी देंगे, तो बच्चे में मैं गारंटी देता हूं कि बच्चे में जितना निहित क्षमता है, इनेट पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को सही समय पर, एक हम शब्द बोलते हैं क्रिटिकल एज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर 6 साल तक बच्चे को इंटेंसिव स्पीच लैंग्वेज थेरेपी दिया जाए तो बच्चा जरूर बोलेगा। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चाइल्ड पर निर्भर करता है, बच्चे में अगर पोटेंशियल है
तो डेफिनिट है कि वर्बल कम्युनिकेशन में एक एज ए मतलब ये हम नहीं कर सकते 100%, लेकिन 80% 90% तक वो तक हो वर्बल जा सकता है। कम्युनिकेशन आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल चाइल्ड पर निर्भर अलग अलग करता है। करेक्ट। सो आपने बताया 6 साल आगे का, मैं थोड़ा पीछे की तरफ इसको ले जाऊं कि जी मेरे लिए एक राइट एज ऑफ इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, अर्ली इंटरवेंशन। जी सर। सो बच्चे के जन्म के बाद कौन सा उम्र ऐसा होना चाहिए जहां मुझे सेंसिटिव हो जाना चाहिए कि मेरे बच्चे में शायद कोई स्पीच की इशू है, और एक ये राइट एज है जहां पे कि मैं कुछ इंटरवेंशन का काम इसका शुरू कर दूं। ये हमारा ऑटिज्म का प्लेटफॉर्म है आज। तो जी। ऑटिज्म बच्चे जो अक्सर देखा जाता है कि 1.5 से 2 साल तक के जो उसका डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। ओके। 1.5 से 2 साल तक, जिसको कुछ हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं पीडीडी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जैसे ही 2 साल से ऊपर बच्चा होता है तो जो उनका डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे बच्चा, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते हैं सर मेरा बच्चा तो 2 साल तक बहुत अच्छा मम्मी पापा बोल रहा था, 2 साल के बाद बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। तो हम जैसे ही हमको लगे कि बच्चे में माइलस्टोन अचीव करने में डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, या अचीव नहीं कर रहा है, या एक लेवल पर आकर के रुक गया है, वहीं से हम सभी पेरेंट्स से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि तुरंत इमीडिएट कंसल्ट टू गुड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वहां पर जाएं और अप्रोप्रिएट असेसमेंट कराएं, डायग्नोसिस कराएं, प्रोग्नोसिस कराएं, इमीडिएट उसका ईयरली इंटरवेंशन फॉर द स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड ओरल मोटर। ये सारी चीजें उसका इमीडिएट जैसे ही पहचान हो, अगर पहचान 1.5 साल में होता है उसी समय से इंटरवेंशन होना चाहिए। इंतजार नहीं करना है कि 3 साल में। सो मेनी पेरेंट ही एंड सी कैन आस्किंग, अरे उसका मम्मी देर से बोला था, पापा देर से बोला था, सो मेनी ग्रैंड पेरेंट्स, अरे अभी क्या है 5 साल के बाद ले जाना। हाँ, ये शब्द मैं हमेशा सुनता हूँ सर बहुत सारे लोगों से भी कि हर बच्चा तो अलग होता है, और अरे कोई बच्चा जल्दी बोल देता है, कोई जल्दी बच्चा थोड़ी देर से बोलेगा। क्या ये नोशन सही है या हमें इस मिथ को ब्रेक करने की जरूरत है? नहीं, वो मिथ ब्रेक करना है सर। ऐसा नहीं है बच्चा 2 महीना 3 महीना डिले करेगा, लेकिन 1 साल डिले नहीं हो सकता। करेक्ट। हाँ, हमें इमीडिएट, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर बच्चा में डिले लग रहा है इमीडिएट कंसल्ट टू स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सो मेनी मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, खास करके रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल में जो क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। सो मेनी स्पीच थेरेपिस्ट क्वैक हैं जिनके पास डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, गलत डायग्नोसिस करते हैं, वहां पर आप नहीं जाएं। ऐसे जगह पर जाएं जो क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो, प्रॉपर डायग्नोसिस करें, प्रॉपर प्रोग्नोसिस करें, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएं और प्रॉपर उसका थेरेपी प्लान बना करके इम्प्लीमेंट करें। माइलस्टोन्स के लिए अभी आपने ऑलरेडी बताया है जी। तो आई थिंक कि मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे और जिनको ऐसी किसी समस्या से जूझना पड़ रहा होगा, तो वो माइलस्टोन जो अभी सर ने बताया उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। जी जी। अभी कोई 10 मिनट पहले आपने जो बताया था, और हम अर्ली इंटरवेंशन की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं। जी। स्पीच थेरेपी के सेशन में होता क्या है? बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूट में, थेरेपी सेंटर्स में लेके जाते हैं, और अमूमन ये कोई 45 मिनट का एक सेशन होता है जहाँ पे कि स्पीच थेरेपी दी जाती है। तो इस स्पीच थेरेपी के सेशन में क्या होता है? जो स्पीच थेरेपी का सेशन है, या स्पीच थेरेपी मीन्स एक चिकित्सा है जी, जो वाक एवं वाणी भाषा को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है। उस टेक्निक को 45 मिनट में परफॉर्म करना। और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सर मेरे बच्चे को 1 घंटा स्पीच थेरेपी आप क्यों देते हैं, नहीं दिए, 1.5 घंटा क्यों नहीं दिए। तो एक ऐसा देखा गया है कि हम जो नॉर्मल बच्चे का जो क्लास होता है वो 40 to 45 मिनट का होता है नॉर्मल बच्चे का। आफ्टर उसमें आप देखिएगा कि 20 to 30 मिनट जो कुछ बच्चे हैं सेकेंडरी बिहेवियर करते हैं, ये करने लगेंगे, इधर करने लगेंगे, इधर करने लगेंगे। तो जो 45 मिनट है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है कि उस समय बच्चा अटेंशन फोकस पूरा अपना उस कंटेंट पर लगाएगा। एक तो पहले है कि इसीलिए
45 मिनट 35 30 to 45 मिनट्स रखा गया इंडिविजुअल चाइल्ड पर, इंडिविजुअल थेरेपिस्ट की मोडेलिटी पर। दूसरा है कि 45 मिनट में आप स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं, जैसा कि सर आपका क्वेश्चन था जी। हम 45 मिनट के दौरान, एक सेशन के दौरान हम बच्चे का लेवल के अनुसार, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चे का डायग्नोसिस अलग है, प्रोग्नोसिस अलग है, ट्रीटमेंट प्लान अलग है, तो उसमें से हम उस ट्रीटमेंट प्लान जो है, लेसन प्लान, स्पीच थेरेपी प्लान है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक, और उसके अकॉर्डिंग टू नीड। अब उसमें जो बेसिक जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है कि हमारा कोई बच्चा का ओरल मोटर फंक्शन नहीं है, टंग का मूवमेंट नहीं है, बच्चा लिप्स का मूवमेंट नहीं है, जॉ का मूवमेंट नहीं है, ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है। बच्चा को अगर ब्रीदिंग करना है, अगर बोलना है प फ फ, तो हवा उसको लंग्स एयर होल्ड कैपेसिटी ठीक नहीं है, तब हम वो सब चीजों, हम ओरल मोटर के ऊपर हम काम करते हैं। ओरल मोटर मीन्स कि हमारा जी ये मोटर का पार्ट है, टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इसमें 3 चीजें किया जाता है। हमारे स्पीच मैकेनिज्म के, ओरल मोटर मैकेनिज्म का स्ट्रेंथिंग किया जाता है। सपोज टंग है, टंग के मसल्स वीक हैं, तो सबसे पहले हम मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, फिर हम दूसरा हम उसको कंट्रोल कराते हैं। अगर उसमें ताकत आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, तो उसको हम कंट्रोल कराते हैं। कंट्रोल मीन्स की इसका मतलब ताकत आ गया, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब उसका कोऑर्डिनेशन में टा, डा, ला, ये एक दूसरे मैकेनिज्म से कोऑर्डिनेट करना, तो ये हमारा ओरल मोटर का लिए काम करते हैं। उसी में सेकेंड पार्ट है विजिटेटिव फंक्शन। बहुत सारे ऑटिज्म बच्चे हैं जिनको देखिए, बच्चे चूइंग नहीं करते हैं, सकिंग नहीं करते हैं, सॉलोइंग नहीं करते हैं, स्पीटिंग नहीं करते हैं। और जो बच्चे चूइंग, सकिंग, सॉलोइंग, स्पीटिंग, बाइटिंग एंड सलाइवा ड्रूलिंग करेंगे, उन बच्चे में स्पीच डिले होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ कि जो हमारा टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, जॉ, मैंडिबल है, इसका प्राइमरी वर्क है विजिटेटिव फंक्शन, सेकेंडरी वर्क है स्पीच करना। अगर हम पेन्स को पकड़ेंगे नहीं तो हम लिखेंगे कैसे? उसी प्रकार से टंग का अगर रोटेशन नहीं होगा, ये जॉ का हमारा ये मूवमेंट नहीं होगा, तो हमको बोलना है आम। बच्चा देखते हैं अक्सर ऑटिज्म बच्चे बोलेंगे आम आम आम, मम्मी सोचे मेरा बच्चा आम बोल रहा है, लेकिन आम बोलने के लिए ये पूरा जॉ का मूवमेंट होना चाहिए और माउथ का ओपनिंग बिग होना चाहिए, जैसे देखिए हमारा जॉ का मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमारा सेकेंड में है कि विजिटेटिव फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। थर्ड में आ जाता है लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उसके ऊपर हम काम करते हैं 45 मिनट के अंदर। फिर फोर्थ में आता है स्पीच, कि बच्चा को हम स्पीच में बच्चे को जो अकॉर्डिंग टू लेवल, बच्चा का अलग अलग लेवल है, उसके अनुसार स्पीच हम जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इमिटेशन के ऊपर काम करते हैं, फिर हम वोकैबुलरी डेवलपमेंट करते हैं, और स्पीच में खास करके हम पहले फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रेग्मेटिक्स स्किल डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू बच्चे का लेवल। अगर कोई बच्चा फोनोलॉजी कर रहा है, हर साउंड को बोल रहा है, तब फोनोलॉजी को बुलाने की जरूरत नहीं, मॉर्फोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। कोई बच्चा मॉर्फोलॉजी कर रहा है, सिंटैक्स कर रहा है, सिमेंटिक्स के ऊपर काम करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर बच्चा सेंटेंस बना रहा है लेकिन प्रेग्मेटिक्स स्किल नहीं है, कहां, कब, कैसे, क्यों, किस लिए बोलना है, उसके ऊपर काम करते हैं। और फिफ्थ जो है लास्ट, कम्युनिकेशन के ऊपर, अनेबल टू कम्युनिकेट, तो हम बच्चे को कम्युनिकेशन हम उसको डेवलप करते हैं। चाहे अगर वर्बल कॉम्पिटेंस है तो वर्बल के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे। अगर बच्चा वर्बल नहीं आ रहा है, बच्चा का बहुत दिनों से स्पीच थेरेपी चल रहा है, हमारा स्पीच में एरिया स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, उसका कॉम्पिटेंस नहीं है, तब हर मनुष्य का, हर ह्यूमन का अधिकार है कम्युनिकेशन करना। तो हम स्पीच को छोड़ करके हम अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तरफ जाएंगे और उसको नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम इनहांस करेंगे। यही हमारा 45 मिनट में अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चाइल्ड, इंडिविजुअल लेवल,
के अनुसार इंडिविजुअल थेरेपी मोडेलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके सर, ये हम सब जानते हैं कि ये प्रोसेस लंबा चलता है जी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हाईलाइट करें, और यहाँ हम आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहेंगे हम सब, कि पेशेंस ऑन पार्ट ऑफ द पेरेंट जब ये थेरेपी चल रही है, इसका क्या महत्व है? क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि हम सबको एक जल्दीबाजी होती है कि बच्चे में जल्दी इंप्रूवमेंट आए, और हम सब इसी के लिए काम करते हैं। गलत कोई भी नहीं है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस में जो अपना एक नेचुरल टाइम कंज्यूम होता है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस रियलिटी को हमें फेस करना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें ये बताएं कि पेशेंस का क्या महत्व है, और ये थेरेपी किस फ्रीक्वेंसी से होनी चाहिए, ताकि हम एक समय के अंदर एक डिफरेंस लाने का काम कर सकें। सबसे पहले यहाँ दो पहलू है। पेशेंस की जब बात है तो हम दोनों, थेरेपिस्ट को भी पेशेंस रखना है और पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये पैरासीटामोल की गोली नहीं है कि हम खिला दिए, बुखार टूट गया, हम काम करने लगे। ये इसीलिए इसको बोला गया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। वो ब्रेन में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जिसके कारण ये समस्या है। तो उस समस्या के लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और क्योंकि हम थेरेपिस्ट हैं, हम अरे बच्चा को इतना दिन करा रहे हैं, बच्चा में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में अलग अलग कॉम्पिटेंस है, अलग अलग क्षमताएं हैं, और उस क्षमता को हमको पहचानना है, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट को, कि किसी बच्चे में विजुअली बहुत अच्छा है, कोई बच्चा ऑडिटरी बहुत अच्छा है, कोई टेक्टाइल से बहुत सीखता है। तो सबसे पहले हम जो 5 सेंस ऑर्गन को हम देखेंगे कि डोमिनेंट इसका सेंस कौन सा है। उस सेंस को पहले सिलेक्शन करके और थेरेपी मोडलिटी में उस सेंस को ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे। और उसके साथ साथ, क्योंकि बच्चे का अटेंशन कंसंट्रेशन वीक होता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में दिक्कत होता है, तो इसमें टाइम लगता ही है। एक नॉर्मल बच्चे में भी, हर नॉर्मल बच्चा भी देखिए अलग है। एक क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं, एक बच्चा आईएएस बनता है, दूसरा बच्चा प्यून बनता है, और तीसरा बच्चा पॉकेट मार भी नहीं बन सकता। उसकी उतना क्षमता नहीं है कि पॉकेट भी हम किसी को हम मार सकें। तो टीचर एक होता है, वो बच्चे पर भी निर्भर करता है। हर बच्चे का लेवल कितना है, बच्चा का स्पीच का लेवल कितना है, लैंग्वेज का लेवल कितना है, कम्युनिकेशन का लेवल कितना है। और उन चीजों को हम पेरेंट्स को भी समझना है, थेरेपिस्ट को भी समझना है। और वो अगर हम समझ करके उनके साथ पेशेंस रख के काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक। और पेरेंट्स को, मैं सभी पेरेंट्स से को मैं बताना चाहता हूं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को आप नोट करिए। अचानक कोई बड़ा जंप ऑटिज्म में नहीं होता, धीरे 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 मिला करके एक बड़ा इंप्रूवमेंट होता है, और उसे हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हाँ, और जब एक बच्चा अगर मम्मी पहले दिन बोले, माँ बोले, पा बोले, पानी बोले, तो बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना चाहिए। बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, गुड, वेरी गुड। अरे बच्चा नहीं बोल रहा है, क्या करूं, एक ही शब्द तो बोला। अरे एक शब्द तो बोला, उसके लिए सेलिब्रेट करो, उसके लिए ताली बजाओ, उसके लिए बच्चे को केक खिलाओ, टॉफी, जो उसका पसंद का चीज है वो करो। तो पेशेंस हम दोनों को रखना है, क्योंकि एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसमें थोड़ी सी डिले रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीजें असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है। थेरेपिस्ट की इच्छा शक्ति और पेशेंस, और पेरेंट की इच्छा शक्ति और पेरेंट्स धैर्य रखेंगे तो सब कुछ संभव है। ओके, अब हमने ये समझ लिया स्पीच के बारे में और स्पीच के क्या मायने रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें स्पीच आने में डिले होता है, या कभी कभी हम ये कह रहे हैं कि स्पीच नहीं आ रहा है, लेकिन देयर इज अ मेथड ऑफ अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। जी, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू अस कि अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि 35% ही हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी 60% हम नॉर्मल इंसान, 65% हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। जी। जब हम ऑटिज्म के बच्चे की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि 70% ऑटिज्म बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, 30% ही बच्चे वर्बल में जा पाते हैं,
मौखिक कम्युनिकेशन संप्रेषण करते हैं। तो वहां पर लेकिन हमारा सोसाइटी का डिमांड होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, लेकिन बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किस लिए बोलते हैं? हम बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन क्या है? अपनी थॉट, अपनी फीलिंग, अपनी आइडिया, अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैंने पानी पिया, पानी के बाद आहा, आई एम रिलैक्स, तो अपनी फीलिंग को मैंने एक्सप्रेस किया। ऑटिज्म बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। अरे पानी बहुत अच्छा था, ठंडा था, मेरे को पी करके बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फील वेरी गुड। तो ये क्या है? एक्सप्रेस कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है? जो अगर हम लैंग्वेज के साथ स्पीच को करेंगे, तो स्पीच में जो हमारा पार्ट है, कि जैसा कि सर ने का क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो अल्टरनेट गोल है स्पीच थेरेपी का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। तो स्पीच थेरेपिस्ट का ही गोल है अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, AAC बोलते हैं, अगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारे जो बच्चे मौखिक रूप से बोल नहीं सकते, वर्बली बोल नहीं सकते हैं, तो लैंग्वेज को डेवलपमेंट करके स्पीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीच को बाईपास करके हम नॉन वर्बल को यूज करके उसकी थॉट, उसकी फीलिंग, उसकी नीड, उसकी आइडिया को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की जो प्रक्रिया होता है, उसको हम बोलते हैं जैसे सपोज दैट अगर हमको पेन से लिखना है लेकिन पेन नहीं है, तो देखा मैंने पेंसिल से कुछ लिख दिया, पार्ट ऑफ द अल्टरनेटिव। ठीक ना? अल्टरनेट बोलने के अलावा। सर, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं एज ए पेरेंट। तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जैसा कि मैं बोला कि हम जो बच्चे स्पीच वर्बली नहीं बोल सकते हैं, उनको नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए, कि सपोज दैट अगर हमारे पास पेन नहीं है तो पेन के बदले हम क्या चीज से लिखेंगे? तो पेंसिल से लिख सकते हैं, स्केच पेन से लिख सकते हैं, यानी पेन का अल्टरनेट होगा जी। उसी प्रकार से स्पीच का जो बच्चा बोल नहीं सकता है, उसका अल्टरनेट हम कैसे कि कम्युनिकेट करें, हाउ टू कम्युनिकेट। तो जो इनेट लैंग्वेज है, जो भाषा को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि पानी है, दूध है, जूस है, कॉफी है, सिकंजी है, ये सब लिक्विड है, लेकिन सबका फॉर्मेशन अलग अलग है, सबका लैंग्वेज अलग अलग है। तो उन चीजों को बच्चा कैसे एक्सप्रेस करे। तो क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं सर तो इसमें हमारा है, सबसे पहले तो है सर कि जो हमारा अल्टरनेटिव AAC का जो टाइप होता है, इसमें होता है लो टेक और हाई टेक। मतलब एक तो है लो टेक मीन्स की बिना टेक्नोलॉजी का, बिना इलेक्ट्रॉनिक का, और मिड टेक और हाई टेक होता है। हाई टेक मिड टेक में क्या होता है, जिसमें हम कोई इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जी, तो उसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आता है पैक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जी, कम्युनिकेशन बोर्ड। उसके बाद हमारा आता है, बहुत सारे एप्स हैं, वो एप्स हैं, स्क्रैप बुक है, लैंग्वेज वर्क बुक है, एक्टिविटी चार्ट है, ये सब सारे हमारे जो हैं अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। स्टैम्प बुक आता है, जिसमें हम वो स्टैम्प बुक से फिर कुछ साइन का है, मैकेटन साइन लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन बोर्ड करते हैं। तो अलग अलग बच्चे के अनुसार हम छोटी सी उदाहरण देंगे, एक कम्युनिकेशन बोर्ड का। कम्युनिकेशन बोर्ड से एक बच्चा जिसके पास भाषा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो अपनी नीड को कम्युनिकेशन सब कुछ कर सकता है। एक से मतलब बच्चा पानी पीने से लेकर हैप्पीनेस, खुशी से लेकर के अमेरिका जाने तक, वहां से लॉस एंजल्स से घूम के यहाँ आने तक, वो फ्लाइट पे एयर होस्टेस से कैसे हॉट डॉग खाना है या मुझे सैंडविच खाना है, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन बोर्ड के माध्यम से। उसमें अलग अलग पिक्चर, अलग अलग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड के अनुसार हम डेवलप करते हैं। फिर हो गया पैक्स है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन,
अगर कोई बच्चे को सुसु आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, खाना खाना है, तो बच्चा पिक्चर को, अगर किसी बच्चे को सुसु जाना है, अनेबल टू से, बच्चा नहीं बोल रहा है, तो बच्चा पिक्चर को उठाएगा और देगा कि ये मैडम को या सर को, पापा को, कि ये हमें करना है। तो फिर मदर फादर वहां टॉयलेट के लिए उसको परमिट करेंगे कि जाओ, या लेकर जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ बहुत सारे एप्स हैं जो हाई टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उसमें हम क्या करते हैं, उस ऐप के माध्यम से, सपोज दैट एक एप्स है जिसमें हम उस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, अगर मम्मी किचन में है, मम्मी बेटे से पूछ रही है, बच्चा बोल नहीं रहा है, अनेबल टू से, मम्मी ने बोला बेटा चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, जूस पियोगे, बच्चे के पास एक कंप्यूटर है, उसमें एक ग्रीन बटन लगा हुआ है और एक रेड बटन लगा हुआ है। ग्रीन बटन जैसे ही बच्चा दबाता है जूस पर, वो बोलता, आवाज घर में आ जाता है, ड्राइंग रूम में लगा हुआ साउंड बॉक्स, हाँ, मम्मी उसको किचन से तुरंत जूस ले जाकर देती है। कॉफी और चाय उसको नहीं, दूध नहीं मिलता है, उसकी जो नीड थी जूस पीना, जूस उसको मम्मी ले जाती है और बच्चा जूस पीकर वो अपना नीड को फिल कर लेता है। तो सर, लेकिन इससे एक मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अगर हम ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन बच्चे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो अगर शायद मेरा बच्चा कल के तारीख में बोलने की तरफ भी बढ़ रहा हो, तो क्या वो उसको हैम्पर कर देगा, क्योंकि हमने तो उसको एक दूसरे मेथड पे शिफ्ट कर दिया है। क्या मेरे नॉर्मल टॉकिंग को या मेरे नॉर्मल स्पीच को ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ हद तक रोक देगा? देखिए सर, आपका कहना बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम एक टोटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। टोटल कम्युनिकेशन में है कि कुछ बच्चा को वर्बल कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करना है और कुछ नॉन वर्बल मोडिलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं टोटल कम्युनिकेशन। और ईयरली एज में खास करके मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले ईयरली एज में आप स्पीच के ऊपर आप पूरा कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए। लेकिन अगर ईयरली एज के बाद बच्चा का स्पीच नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज डेवलप करके यू हैव कन्वर्ट टू अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके पहले, जैसा कि आपका क्वेश्चन था सर, कि बच्चा अगर स्पीच आ रहा है, मैंने अल्टरनेटिव मोड पर आपने डाल दिया, तो क्या बच्चा का स्पीच भी डेवलपमेंट रुक जाएगा? तो उसके लिए एक हमारा है टोटल कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्पीच को भी इनहांस करते हैं और नॉन वर्बल मोडिलिटी को भी इनहांस करते हैं। अल्टरनेट हमारा गोल होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन डेवलप करना, नीड, थॉट, फीलिंग, आइडिया को एक्सप्रेस करना। तो टोटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाने से बच्चे को स्पीच का डेवलपमेंट ब्रेक नहीं होगा और उसकी कम्युनिकेशन का इन्हांसमेंट होगा। ओके सर, एक और शब्द मैं अक्सर ये पेरेंट्स से भी सुनता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत आजकल गूगल के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, एकोलेलिया। ये चाहे हम जैसे शायद रिपीटेटिव स्पीच कह सकते हैं, या ये क्या फिनोमेना है बच्चों में और खास करके ऑटिज्म के बच्चों में, और इसको हमें किस नज़र से देखना चाहिए? क्या ये हमारा कोई डेवलपमेंट है या कोई ये एक तरह का डिफॉर्मेशन है? किस तरीके से इसको एज ए पेरेंट मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, इकोलेलिया शब्द वेरी वीक शब्द सर। इकोलेलिया भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मास पॉपुलेशन को ये पता होना चाहिए, इकोलेलिया इज डिफरेंट, रिपीटेशन इज डिफरेंट, इमिटेशन इज डिफरेंट। जी, ये तीनों हमारे बहुत सारे पेरेंट्स में, बच्चे में इमिटेशन है, पेरेंट्स मेरा बच्चा जी इमिटेट कर रहा है, आदि इकोलेलिया है। बहुत सारे बच्चे में रिपीटेशन है, वो कर रहे इकोलेलिया कर रहा है। तो थ्री जो एक कंपोनेंट्स है, इकोलेलिया, रिपीटेशन, इमिटेशन, ये अलग अलग है। और इकोलेलिया जो है एक हमारा माइलस्टोन का डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जिसमें इको बार बार बच्चे को दोहराता है और खुद से भी दोहराता है, और जिसको हम इकोलेलिया कहते हैं। और बहुत सारे ऑटिज्म बच्चे में इकोलेलिया पैटर्न होता है, उसके एक कैरेक्टर में शामिल, बहुत सारे बच्चे में नहीं होता है। लेकिन गुड साइन ऑफ स्पीच कि कम से कम बच्चा तो स्पीच प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव ट्रेट मान के चलूं कि एटलीस्ट बच्चा कुछ बोल तो पा रहा है। क्या मैं ऐसे देखूं इसे? हाँ, लेकिन अगर बच्चा उसको एक्सेसिवली यूज करता है, तब हम उसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे। हमेशा वो करते रहता है बाबा 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 बाबा,
अगर बाबा को 2-3 बार बोला, बाबा बाबा बाबा, पार्ट ऑफ द पॉजिटिव, लेकिन ऑलवेज टाइम बाबा 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 बाबा, देन इट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज प्रॉब्लम। सबसे इफेक्टिव रूप से काम करने के लिए अगर मेरे बच्चे में स्पीच की कोई भी इशू है तो मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, या मुझे क्या एक चीजें हैं जो इनिशिएट करनी चाहिए, समझनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए और इनिशिएट करके घर पे उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए? मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले पेरेंट्स ध्यान दें कि वह बच्चा मेरा बच्चा है, बच्चा है तब स्पेशल बच्चा है। पेरेंट्स पहले सोच लेते हैं ये तो स्पेशल है, कुछ नहीं कर सकता जी। एक नंबर। सबसे पहले बच्चा है तब स्पेशल बच्चा है, एक नंबर। दूसरा नंबर, पेरेंट जो घर में बच्चा थेरेपी सेंटर जाता है, स्कूल जाता है, वो 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे के लिए जाता है, बाकी 18 आवर्स घर में रहता है। तो घर में जो उसकी मोडलिटी मिलेगी वो बेस्ट मिलेगी। थर्ड कंपोनेंट है कि मदर से बड़ा स्पीच थेरेपिस्ट एक बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल मेथड में हम जो क्लिनिशियन हैं एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, अगर किसी बच्चे को हमको पानी सिखाना है लेकिन बच्चा को पानी नहीं, अभी प्यास नहीं लगा है, तो उसको हम 100 बार बोलेंगे पानी 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 पानी, वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ही कैन नॉट इमिडिएट, ही कैन नॉट स्पीक पानी। लेकिन अगर घर में बच्चा खाना खाया, उसे प्यास लगा है और बच्चे मदर ने 10 बार बोला बेटा बोलो पानी पानी पानी, प्यास लगा, पा बोलेगा, फिर नी बोलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद देखिएगा वो जल्दी बोलेगा पानी, फिर बोलेगा पानी दो, फिर बोलेगा मम्मी पानी दो। तो हम जो स्पीच थेरेपी का मोडेलिटी अपनाते हैं, नेचुरल मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड, जो हम क्लिनिक में काम करते हैं 70% हमारा स्ट्रक्चरल मेथड होता है, लेकिन घर में जो होता है 100% नेचुरल मेथड होता है। तो पेरेंट्स उस नेचुरल मेथड को यूज करके स्पीच को डेवलपमेंट। और फोर्थ कंपोनेंट है कि पेरेंट को हर बच्चे का नीड बेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना है, और जो कि घर में होता है। नीड बेस मीन्स कि अगर हमें बिना गए हुए क्लिनिक में, अपना क्लिनिक गए हुए, बिना हॉस्पिटल में गए हुए, घर में अगर हमें 10 लाख रुपया आ जाएगा, हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल और क्लिनिक? बच्चे को बिना बोले हुए, मम्मी उसको अरे 2 बज गया, खाना खाया, 1 घंटा पानी नहीं दिया, पानी मम्मी दे दी, तो उसकी नीड तो बिना बोले हुए पूरा हो गया। तो बच्चा क्यों बोलेगा? तो बिना बोले हुए, मेरा बिना काम किए हुए मुझे पैसा रहा, हम क्यों एफर्ट लगाएंगे? उसी प्रकार से नीड बेस्ड कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए पेरेंट को घर में नेचुरल सिचुएशन में उसकी नीड है, बच्चे को ज्ञान होना चाहिए कि हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हमें ये चीज नहीं मिलेगा। तो इसमें सर एक डेली रूटीन का, एक मेरे हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं, जब बच्चा या घर में कोई भी परिवार, एक असामान्य परिवार हो, चाहे वो कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई स्पेशल बच्चा है, तो हर एक के लिए एक डेली रूटीन होता है। हाँ, और डेली रूटीन का इसमें जरूर कुछ महत्व होगा जी। इसको थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि हम अपने बच्चे को डेली रूटीन में किस तरीके से ढालें ताकि उसका नीड बेस्ड कम्युनिकेशन शायद डेवलप करे। इसको पेरेंट को किस तरह से देखना चाहिए घर के अंदर के परिवेश में? जब वो थेरेपी के सेंटर पे जा रहे हैं, वहां उनकी थेरेपी हो रही है, लेकिन घर के परिवेश में उन्हें क्या करना चाहिए डेली रूटीन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन। हाँ, देखिए, डेली रूटीन, एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन में हम सब इंसान करते हैं। सुबह उठने के साथ पानी पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, बाथ लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, खेलने जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो जो डेली रूटीन हमारा है, उस रूटीन में बच्चे का सबसे पहले लैंग्वेज के ऊपर फोकस, कौन सा बच्चा वोकैबुलरी जान रहा है और कौन सा बच्चा वोकैबुलरी नहीं जान रहा है, उस वोकैबुलरी को एम्फेसाइज करके उससे रिलेटेड एक्टिविटी को एक्सटेंड करके और बच्चे के सामने बार बार उसको दोहराना है कि ताकि बच्चा जल्दी लर्न करे। और जब बच्चा देखा गया कि वो बच्चा इंटरेस्ट लेकर कर रहा है या नहीं भी इंटरेस्ट कर रहा है, तो बार बार रिपीट उसको हमको करना है। और उसके बाद उसको फिर हम नीड बेस बनाना है कि वो खुद से उसकी डिमांड करे। तो सपोज दैट अगर बच्चा को सुसु आया है, उसको यूरिन जाना है, यूरिनल जाना है, अनेबल टू से, नहीं बोल रहा, तो हमें कपड़ा उठा करके उसको बोलो सुसु सुसु सुसु, दरवाजे पर ले जा करके
बाथरूम के पास उसको खड़ा कर देंगे, बोलो सुसु, बोलो उठाओ या फिंगर उठाओ, कुछ ऐसा हम करें कि बच्चा कम्युनिकेट करे। जैसे ही कुछ किया, आई ब्लिंक किया, फिंगर पॉइंट किया, जेस्चर किया या सू शब्द बोला, हम दरवाजा खोल दिए, बच्चा सुसु कर लिया। तो वो चीजें घर में उठने के साथ और सोने तक सारी एक्टिविटी जो है, हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर पेरेंट अच्छे तरीके से उसमें इन्वॉल्व होकर के कराएंगे तो बहुत अच्छा से बच्चा इम्प्रूव करेगा, सीख सकता है। तो इसको प्लान करने के लिए क्या हमें किसी थेरेपिस्ट से मदद लेनी चाहिए, या किसी जिस समूह थेरेपी सेंटर पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं हमारे, उनसे हमें गाइडेंस में इसको प्लान को तैयार कराना चाहिए, या हम खुद से अपना प्लान बना सकते हैं? नहीं, देखिए, विदाउट स्पीच थेरेपी, मैं जैसा कि बोला कि मदर इज द फर्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट, जी, वो सही है, लेकिन मदर सी इज नॉट क्वालिफाइड। वो 4 साल का डिग्री नहीं किए हैं, 6 साल का मास्टर डिग्री नहीं किए, बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, मास्टर इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। जी, तो उनको जो उनके कंसर्न स्पीच थेरापिस्ट हैं, जी, उनके साथ बैठ करके, और हम थेरापिस्ट का भी दायित्व होना चाहिए कि घर में हाउ टू डेवलप स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू द पेरेंट और एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। वह उठने से लेकर रात में सोने तक कौन कौन सा एक्टिविटी है जिसमें लैंग्वेज का कंपोनेंट कैसे करना है, स्पीच का कंपोनेंट कैसे करना है और कम्युनिकेशन का कैसे करना है, वो विदाउट स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के बिना वो सार्थक नहीं होगा। क्योंकि इसमें सर जैसे कंपोनेंट्स जो हम भी अपने इंटरेक्शन से, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्ले, बच्चे का डेली प्लेइंग एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम, इन सब चीजों का एक समावेश हमारे डेली रूटीन में होता ही आज के तारीख में। स्क्रीन टाइम हम अवॉइड 100% नहीं कर पा रहे हैं, जी, करना चाहिए। जी, तो हम कैसे इसको सेटल करें डेली रूटीन में? आई थिंक ये भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर कि हमको इंडोर गेम, आउटडोर गेम, करेक्ट, रीडिंग, प्री राइटिंग, कुछ हाउस होल्ड थिंग्स एक्टिविटी, कुछ किचन एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू एज पर भी निर्भर करता है, कुछ पजल्स एक्टिविटी, सो मेनी एक्टिविटी जो है हम प्ले वे के माध्यम से, अगर ईयरली चाइल्डहुड के बच्चे हैं तो उसको नॉट फॉर कि हमको किचन का एक्टिविटी सिखाना है, लेकिन 10-12 साल के बच्चे हैं उनको किचन में भी कुछ एक्टिविटी कराना है, तो उसको छोटे बच्चे को खेल खेल के माध्यम से उन चीजों को हमको डेवलप करना है। रोली पोली, मछली जल की रानी है, बहुत सारे राइम्स सुना करके अपने सपोज दैट बच्चा बाथिंग ले रहा है, अरे देखो गीला हो गया, देखो पानी ऐसे गिर रहा है, नल आपने खोल दिया, नल का आवाज, देखो मम्मा नहीं भीगी, तुमने भीग गया, मम्मा भीग गया, देखो भीगना। अब जो पानी शब्द, भीगना शब्द, ये क्या है? नंबर ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और फिर कल को वो बच्चा जा करके नल खोल देगा कुछ दिनों के बाद, मम्मी को आके बोला मम्मा नल खुला, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, वो उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं था, छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसको अरे पानी गिर रहा है, नल खोलना बंद करना, वो सीख जाएगा, जान जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, मम्मी को आके बोलेगा मम्मा बाथरूम का नल खुला है, अब मम्मी जाकर के बंद कर देगी। देखिए कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं होगा। तो इन चीजों को हमें वहां पे करना जरूरी है नेचुरल मेथड में पेरेंट्स को, और पेरेंट्स का भूमिका बहुत है, और विदाउट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो भी संभव नहीं है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर हम काम करें, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट और थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स का एक कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। हम कभी कभी अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करके उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा भी इस तरह से हो जाए, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी चीज को कराने के लिए ओवर प्रॉम्प्टिंग में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो ऑन साइड ऑफ द पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट जो है सो बढ़िया हो, फास्ट हो, और हम जो थेरेपी चल रहा है जाने अनजाने में कहीं हम उसको डिरेल तो नहीं कर दे रहे हैं?
सो एज ए पेरेंट मेरे लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, खास करके जब हमारे बच्चे का थेरेपी चल रहा है, कि मैं अपने बच्चे के प्रति इसको फॉलो करूं ताकि मेरे बच्चे का एक अच्छा फास्ट डेवलपमेंट हो। इसमें देखिए, हम तीन लोगों का भूमिका बहुत बड़ा है, कि बच्चा है, थेरापिस्ट है और पेरेंट्स है। तो सबसे पहले हम जहां बच्चा रहता है, होम इन्वायरमेंट को थोड़ा हमें चेंज करना है जी। ऑटिज्म बच्चा खास करके देखिएगा स्ट्रक्चरल होता है, तो वहां पे स्ट्रक्चरल और नेचुरल को वहां बैलेंस करना है। दूसरी बात, जब सेंटर बेस्ड आता है तो आपको एक पेरेंट्स को थेरापिस्ट से कंसर्न रहना चाहिए, एवरी डे फॉलो द प्रोग्राम, कि आज बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या पॉजिटिव थिंग था, क्या निगेटिव था। दोनों को डिस्कस करके घर में जा करके पॉजिटिव चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है और निगेटिव थिंग को हमें हटाना है, बाईपास करना है। और उसके साथ साथ हम पेरेंट्स को ऑलवेज इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर, थेरापिस्ट के साथ जोड़ करके, और अकॉर्डिंग टू नीड, हर बच्चे, मैं कि पहले भी बोल चुका हूं, एक दूसरे से अलग है। करेक्ट। तो इंडिविजुअल बच्चा, इंडिविजुअल फैमिली स्ट्रक्चर, होम इन्वायरमेंट एंड क्लिनिकल इन्वायरमेंट इट इज द डिफरेंट। तो उस डिफरेंट के अनुसार अल्टरनेटिव मेरा गोल है स्पीच को डेवलप करना, लैंग्वेज के डेवलपमेंट करना और कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करना। तो इसमें थेरापिस्ट, पेरेंट्स और होम इन्वायरमेंट को अगर शामिल करके एक सिस्टमेटिक तरीके से, अगर बच्चा सपोज दैट नहीं बोल रहा है, आम हम उसको कैसे बुला देंगे। तो सिस्टमेटिक अप्रोच को पेरेंट्स से डिस्कस, थेरापिस्ट के द्वारा डिस्कस करके उसको सही तरीके से, अगर सीक्वेंस वाइज, ये नहीं कि हमें जरूरत क्या है, हम करा क्या रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अगर सही तरीके से किया जाएगा तो बच्चे में जितना स्पीच का एबिलिटी है, लैंग्वेज का एबिलिटी है, कम्युनिकेशन का एबिलिटी है, वो बहुत अच्छा से इम्प्रूवमेंट करेगा। ओके। परिवार में सर एक और चीजें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे जो फैमिलीज होते हैं वहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, मदर फादर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, और कभी कभी हम जिसे कहते हैं मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट एक फैमिली में एग्जिस्ट करता है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई हिंदी में भी बात कर रहा है, कोई भोजपुरी, मगही में, अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो तमिल, मलयालम, अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाबी पंजाब में। तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट पे होता है, या हमें इसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए? क्रिटिकल एज ऑफ स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो 2 साल से लेकर के 6 साल का उम्र होता है, एक क्रिटिकल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जी। अगर इस उम्र के बच्चे हैं तो उसमें एक ही लैंग्वेज का, अगर उसको खास करके ऑटिज्म है, या तो इंग्लिश, या तो हिंदी, या तो उर्दू, या तो बंगाली, जो भी हमारा लैंग्वेज है, उसको अगर हम यूज करेंगे तो बच्चे का स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टर होगा। क्योंकि बच्चा वही सुन रहा है क्लिनिक में भी। अब कोई व्यक्ति है, कोई हम थेरापिस्ट सिखा रहा हूँ वाटर, घर में बोला जा रहा है पानी, और मलयालम में कुछ और बोला जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट तो बच्चे को हुआ नहीं, दूसरा तीसरा आपने डाल दिया। तो चाइल्ड इज कंफ्यूज। तो सभी पेरेंट्स को ध्यान देना है कि हम जो बोल रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सपोज दैट एप्पल, APPLE, एप्पल रेडी वाला नहीं जानता है, लेकिन मैडम को बोलता मैडम एप्पल ले लो, लेकिन APPLE नहीं जानता है, लेकिन मैडम को बोला 1 किलो एप्पल ले लो मैडम। तो वो अगर वही शब्द है जो हमेशा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी में आप प्रयोग कर रहे हो तो वो भी चलेगा। लेकिन थेरापिस्ट भी एप्पल बोला है, घर में भी आप एप्पल बोलो, एप्पल ले लो, एप्पल खा लो, एप्पल काट दो, पार्ट ऑफ द वन लैंग्वेज। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पर निर्भर करता है, और एक भाषा का प्रयोग हो तो बच्चा में इंप्रूवमेंट फास्टर हो। फीडिंग हैबिट,
जी छोटे बच्चे होते हैं तो फीडिंग की बात ऑब्वियसली आती है। बच्चे के बर्थ के समय हम मदर का फीड मिलता है, जी फिर हम उसको धीरे धीरे रोटी दूध के हाँ साथ हम मिक्स करके बढ़ाते हैं या कुछ सीरियल्स देते हैं, जी जी और भी चीजें हम सब जानते हैं। जी तो च्यूइंग और ओरो मोटर डेवलपमेंट, या फिर उसको मैं आगे एक्सटेंड करके कह दूं स्पीच, जी इसका डेफिनेटली कोई कोरिलेशन है। बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारे मदर को देखा है जो कि खाने को बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना कि महीन करके पीस करके बच्चे को देती, बिकॉज बच्चा च्यू नहीं करता है। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट है, या हमें इसको किस तरीके से देखना चाहिए, या एक एडवाइजर, हाउ विल यू सजेस्ट अ फैमिली हाउ टू टेक दिस सब्जेक्ट व्हेन देयर इज अ चाइल्ड एट अ अर्ली एज? स्पीच जो मैकेनिज्म है, इसका प्राइमरी वर्क है, जैसा कि आपने सारी चीजें बोला, चूइंग, सकिंग, सोलोइंग, स्पीटिंग, बाइटिंग, जी। ये प्राइमरी वर्क है। सेकेंडरी वर्क है स्पीच करना। अगर कोई बच्चा, कोई इंसान प्राइमरी वर्क नहीं करेगा तो सेकेंडरी कैसे करेगा? अगर हम अंगुलियों का, ये तीनों अंगुलियों का कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो हम पेंसिल कैसे पकड़ पाएंगे? उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा च्यू नहीं कर रहा है, शकिंग नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक अगर हम सकिंग नहीं कर रहे हैं, जो बच्चा सकिंग नहीं करेगा वो बच्चा ऊ साउंड नहीं बोलेगा, उसको बोलना है आओ। अब जो ये सकिंग नहीं कर रहा है, अब देखिए सकिंग में क्या होता है, ये जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। अब जो बच्चा सकिंग नहीं करेगा वो क्या बोलेगा? आओ आओ, नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जी जी। तो हमारा चूइंग, सकिंग, सोलोइंग, स्पीटिंग, बाइटिंग इज द प्राइमरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप है स्पीच डेवलपमेंट का। अगर वो नहीं होगा तो स्पीच का डेवलपमेंट, हर साउंड के लिए हमारा लिप्स का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट, मैंडेबल का मूवमेंट जरूरी है। लेकिन उसके पहले चूइंग करना जरूरी है, सकिंग करना जरूरी है, सोलोइंग जरूरी है, स्पीटिंग के लिए हम क्या करते हैं? ये करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा जो है सुंदरता के लिए नहीं है, ये हमारा फूड पॉकेट है। अगर फूड पॉकेट जो बच्चा नहीं यूज करेगा, उसको बहुत सारे साउंड को बोलने में उसको दिक्कत होता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले ओरल मोटर के साथ साथ, ओरल मोटर के अंदर हमारा जो वेजिटेटिव फंक्शन स्किल है, सबसे पहले ईयरली एज में उसके ऊपर फोकस करना है। और उसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से बिना टिकट लिए हुए या आप ट्रेन में यात्रा करोगे तो पकड़े जाओगे, आप कॉन्फिडेंटली यात्रा नहीं करोगे, उसी प्रकार से आपका जो स्पीच डेवलपमेंट है, बिना वेजिटेटिव फंक्शन डेवलप किए हुए, ओरल मोटर फंक्शन डेवलपमेंट को कर किए हुए, वो सारा स्पीच कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, नामुमकिन है। अगर होगा भी तो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा। सर, आपने अपने 25 साल के कैरियर में बहुत सैकड़ों हजारों केसेस देखे होंगे। मैं थोड़ा सा होप की बात करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं हम सबको भविष्य को होप की नज़र से देखना ही चाहिए। और मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक लंबे कैरियर स्पैन में जितने केसेस आपने देखे हैं, क्या कभी कोई ऐसा बच्चा आपको मिला है जो बिल्कुल नहीं बोलता था, शायद वो ऑटिस्टिक रहा हो, उसकी स्पीच नहीं हो, और बाद में वो वर्बल होकर के बोलने लगा? आपके पास कभी ऐसे कुछ केसेस आए, आपने देखे, या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस तरह के बच्चों के साथ? बहुत सारे बच्चे आए मेरे पास जो ईयरली 3-4 साल में कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर थेरेपी होने के बाद वो नॉर्मल स्कूल में जा करके 100% उसका, हम स्पीच की बात नहीं करते हैं, लेकिन 60 to 80% ही कैन एबल टू स्पीक, अपनी थॉट, अपनी नीड को बता करके इंटीग्रेटेड स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में जा करके वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा सर कि अगर आप जो डेटा हमसे बता रहे हैं कि जिस बच्चे का स्पीच नहीं था और अगर वो 60 to 80% स्पीच में कन्वर्ट करके आ गया, तो इसे तो हम बहुत बड़ा अचीवमेंट मानना चाहिए हमें। नहीं, बहुत। उस पेरेंट्स से जा करके पूछिए मैं कि उनके दिल में कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल कि 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वर्ड लेवल, फ्रेजेस, सेंटेंस लेवल पर आ करके वो बच्चे को वो कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और नॉर्मल क्लास में बैठ करके, इंक्लूसिव क्लास में वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सर, स्पीच थेरेपी को लेकर के सबसे बड़ी मिथ क्या है?
स्पीच थेरेपी का मिथ है, ये क्या है, ये तो हम भी करा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑटिज्म में खास करके स्पीच थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी का। अगर हम बच्चे को वेजिटेटिव फंक्शन से लेकर के लास्ट कम्युनिकेशन तक, रीडनेस स्किल की बात हम करेंगे, अगर स्कूल तक, प्री वोकेशनल स्किल तक, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है कि वो हम सब इंसान को कम्युनिकेशन करना है। और कम्युनिकेशन मिथ ये है कि स्पीच थेरेपी में क्या होता है, बोलना। स्पीच थेरेपी में बोलना नहीं होता है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में क्या होता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। सिर्फ बोलना ही नहीं, अगर बच्चा अनेबल टू से, हम उसको नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एएसी के माध्यम से उसका कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट करते हैं। तो कोई इंसान, कोई लोग बोलते हैं कि स्पीच थेरेपी ये ऐसे है वैसे है, तो जितने भी हमारे टाइप ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड हैं, आईडी हैं, डाउन सिंड्रोम हैं, सेरेब्रल पॉल्सी हैं, ऑटिज्म हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, हर स्पेशल बच्चे के लिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए स्पीच थेरेपी का रोल एक बहुत बड़ा पिलर का काम करता है और उसका योगदान बहुत है। उसके बिना ऑटिज्म बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना असंभव है। सर एक नॉन क्लिनिकल क्वेश्चन, जी, थोड़ा सा पर्सनल जी, बट क्योंकि इस फील्ड में काम करते हुए हमने भी देखा है, नॉर्मली क्या होता है, जो फादर होते हैं वो दिन में ऑफिस में बिजी होते हैं, जी, तो अक्सराना मदर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं बच्चे को थेरेपी सेंटर्स ले जाना या उसका इलाज कराने के लिए, वो भाग दौड़ करती हैं। जैसा मैंने कहा कि 25 साल का आपका करियर रहा है इस फील्ड में, जब कोई मदर आपके पास आकर के बोलती है कि सर क्या मेरा बच्चा कभी बोल पाएगा, क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका? पेरेंट्स का जो बोलने का हर, अगर एक मेरा बच्चा भी होगा, कोई डॉक्टर के पास लेकर जाता है पेशेंट, तो सबसे पहले डॉक्टर से यही होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मेरे पास भी आता है कि क्या मेरा बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो उन पेरेंट्स को मैं अकॉर्डिंग टू बच्चे का असेसमेंट के बाद, हम उनकी जो थॉट है, उनकी नीड है, उनकी क्वेश्चन का आंसर बच्चे की एबिलिटी के अनुसार, मैं अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का, उसका स्पीच मैकेनिज्म सही है, वर्निक ब्रोकाज एरिया सही है, तो उस कंडीशन में बच्चे को हम बोलते हैं आपके बच्चे में स्पीच आने का चांसेस हैं। और सिर्फ हम बोल देने से नहीं होगा, उसके ऊपर हमें काम करना है। हम जो गोल सेट किए हैं, तो टारगेट फ्रेमवर्क में कि इतना दिन में ये गोल हमको अचीव करना है, अगर उस तरीके से पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो बच्चा जरूर बोलेगा। तो पेरेंट्स को हम यही बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर डेवलपमेंट के लायक है, ठीक शब्द तो मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि यहाँ कोई दवाई नहीं है, कि कोई रोग नहीं है कि ठीक हो जाएगा। यहाँ हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। तो मैं बच्चे को, वो पेरेंट्स को बोलता हूं कि इम्प्रूवमेंट होगा। अगर इम्प्रूवमेंट कर गया पार्ट ऑफ द ठीक, तो लेकिन अगर हम ठीक बोलेंगे इसका मतलब 100%। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, कोई 50% डेवलपमेंट करेगा, कोई 60% करेगा, कोई 80% करेगा, कोई 90% डेवलप करेगा, कोई 100 भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, पेरेंट्स को हम इस तरीके से बताते हैं, बच्चे की योग्यता के आधार पर उसकी स्पीच मैकेनिज्म की एबिलिटी, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन की एबिलिटी, मोटर एरिया, वर्निक एरिया, ब्रोकाज एरिया में कितना एबिलिटी है, उसके अनुसार हम पेरेंट्स को अकॉर्डिंग टू गाइड करते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन डेली आते हैं मेरे पास। और पेरेंट्स को अगर हम निगेटिव चीज बताएंगे तो और डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन गलत भी हमें नहीं बताना है, डायलेमा में भी नहीं रखना है। बिल्कुल। कि अगर बच्ची की क्षमता नहीं है स्पीच का, और हम बोले कि जी आपका बच्चा 6 महीने में बोल जाएगा, वो गलत चीजें हैं। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट को रियलिस्टिक चीजों को धीरे धीरे हमको उनको लाना है, ताकि बच्चे की क्षमता के अनुसार उसके ऊपर काम होगा। तो अगर नहीं स्पीच आएगा तो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे, हमको कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे, कम्युनिकेशन उसका डेवलप किसी भी माध्यम से करना है। जी सर। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक कि आज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है डिकोडिंग ऑटिज्म, इससे जो मैं टेकआउट आपके डिस्कशन से निकाल पा रहा हूं
कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में होप हमें नहीं छोड़ना है, इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे जो नॉन वर्बल हैं वो माइग्रेट करके वर्बल की तरफ बढ़ते हैं। ये मिथ है कि जो बच्चे आज नहीं बोल पा रहे हैं वो नहीं बोल पाएंगे। नहीं, स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, अगर बच्चे में स्पीच नहीं है तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से बच्चे के साथ स्टिल कम्युनिकेट कर सकते हैं और भविष्य में बच्चा भी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। इसी चीज पे हमें काम करना चाहिए जी। माई लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन टू यू सर, बिकॉज आज आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो इनके बच्चे आज के तारीख में शायद बोलने में उन्हें परेशानी हो रही है, ऐसे पेरेंट्स के लिए एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मैं सभी ऑटिज्म के पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहता हूं कि अपनी बच्चे की योग्यता को देख करके और उसकी क्षमता के अनुरूप को देख करके उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अनुरूप अगर सही समय पर ईयरली आइडेंटिफिकेशन करके ईयरली इंटरवेंशन और एक टाइम फ्रेम वर्क के अनुसार अगर सही तरीके से कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके और सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम किया जाएगा तो जितना बच्चे में पोटेंशियल है, जितना सक्षमता है, वर्बल कॉम्पिटेंस, नॉन वर्बल कॉम्पिटेंस, उसको निकाल करके उसकी कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करके उसकी योग्यता के अनुसार उसके कम्युनिकेशन को डेवलप करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। और ये इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और बार बार कनेक्ट टू थेरेपिस्ट, सोसाइटी, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, इन सबों को करके हम समाज की मुख्य धारा में ऑटिज्म बच्चे को जोड़ सकते हैं। और मैं पहले भी बोला हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें हम पेरेंट्स और थेरेपिस्ट का रोल सही समय पर सही तरीके से उस बच्चे तक अगर पहुंच जाएगा तो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार बहुत अच्छा समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप इतना समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए। सो दैट वाज संजय कुमार फॉर यू सर। पटना और दिल्ली दोनों जगह उपलब्ध हैं। आप में से किन्हीं भी पेरेंट्स को अगर इनसे संपर्क करना हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इनसे डायरेक्टली संपर्क कराएंगे और आप जो भी अपनी थेरेपी के बारे में जानकारी चाहते हैं वो आपको इनसे मिल सकती है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे इन आवर स्टूडियो। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा डिकोडिंग ऑटिज्म, इसकी एक ही मंशा है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ द राइट एक्सपर्ट्स अपने पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। और स्पीच की जब बात आती है तो प्रोबेबली आपसे अच्छा रिसोर्स मुझे अभी कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन द स्टूडियो। थैंक यू सर। इस स्टूडियो को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को बोलने का मौका मिला और पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य होगा इस स्टूडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद। सो दिस वाज शर्वदा विथ यू ऑन डिकोडिंग ऑटिज्म। वी विल मीट with another guest in the next episode. Till then, goodbye.